Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. लूप्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेजा वो की कंडीशन बन जाती है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टन सेट ऑफ लाइंस या सर्टन जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो उसके लिए आप वो लाइंस बार बार लिखने के बजाय आप उनको लूप्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो मैटलैब में दूसरी लैंग्वेजेस की तरह दो टाइप के लूप्स हैं। एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें आप कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन को जब तक वो अप्रोच नहीं करेगा, मतलब वो जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक जो है ना वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फॉर लूप में आप पहले ही बता देते हैं कि इस लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। तो आइए अब हम देखते हैं वाइल लूप और फॉर लूप के सिंटैक्स को कि इनको मैटलैब में कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। a इक्वल टू 1 मैंने एक नंबर लिया है 1 और उसको a में स्टोर करवा दिया। इसी तरह b इक्वल टू 5 मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया और उसमें 5 स्टोर करवा दिया। मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर ऑल CLC। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 5 मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप का सिंटैक्स यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लगाता हूँ कि जब तक a लेस देन और इक्वल टू b है तो आप a में इंक्रीमेंट करते रहो 1 का ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? वाइल लिखेंगे क्योंकि कीवर्ड है, ये ब्लू हो गया। वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है, और इसी का एक एंड भी होगा। ठीक है, जिस तरह हर इफ का एक एंड होता था, इसी तरह लूप्स का मतलब आप वाइल पे जब क्लिक करेंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंड जो है ना वो अंडरलाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी बॉडी के जो भी आप लिखेंगे वो इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो वाइल a इज लेस देन एंड इक्वल टू b, तो आप a में 1 इंक्रीमेंट करते रहें। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखते हैं कि ये जब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसको ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, तो जब 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू b जो कि 5 है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो लूप क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर जो इसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, तो अब मैं इसको देखता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इट्स ट्रू। तो क्या करो, a में एक इंक्रीमेंट कर दो, मतलब 1 प्लस 1, अब a की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट टाइम दोबारा से अब चेक किया जाएगा कि क्या अब भी a लेस देन इक्वल टू b है। चेक करते हैं, क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू b, यस इट इज। तो ये a में एक और इंक्रीमेंट करके उसको 3 बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू b यानी कि 5, तो यस इट इज। तो यहाँ पे a को 4 बना दिया जाएगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, a में और इंक्रीमेंट करके इसको 5 बना दिया जाएगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू b, क्या मतलब हुआ इसका कि 5 इक्वल टू b है, हाँ है, बिल्कुल है। तो 5 में एक इंक्रीमेंट करके a को 6 बना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू b, नो। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 6 इज लेस देन इन इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जब भी इसका रिजल्ट फॉल्स की सूरत में आएगा तो आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको अब हम चेक करते हैं, रन किया, a को चेक करते हैं। देखिए a हम 6 तक ले गए थे और b की वैल्यू वैसी 5 थी, तो यहाँ पर आपको 6 और 5 नजर आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी तरह का कोई और प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप यूज़ करके, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाइल लूप किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। हम आते हैं फैक्टोरियल के प्रोग्राम पे। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोग्राम जो भी प्रोग्रामिंग सीखता है तो मतलब शुरू में इसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम्स को बनाता होता है। तो वाइल लूप से हम फैक्टोरियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं n, कि वो हमें ये इनपुट का फंक्शन क्या है। इनपुट का फंक्शन आप से वैल्यूज़ लेगा जो आप इससे मांगेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द वैल्यू, ठीक है, जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है। तो एंटर द वैल्यू, जैसे ही वो यूज़र एंटर करेगा आप एक वैल्यू जिसको फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता है, तो वो एन में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अब हम वाइल लूप से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं वाइल ये जो n है, ये n मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, n को मैं स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे। वाइल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये मैं भी आपको क्लियर करवाता हूँ कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा। मैं यहाँ पे f मेरा फैक्टोरियल है, उसको मैं n के इक्वल कर रहा हूँ, और n इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि आप फैक्टोरियल को अगर गौर से देखें तो अगर आप 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम 6 किससे मल्टीप्लाई होता है, उससे एक कम 5 से, फिर उसके बाद 5 किससे मल्टीप्लाई होता है, उससे एक कम 4 से, फिर उसके बाद 4 किससे, मतलब ये आगे चेंज चलती जाती है। 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और सो ऑन, जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने n को ग्रेटर देन 1 रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, n में एक कम करते जाएंगे और हर दफ़ा आप इसको f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय n करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, ये n में आ जाएगा। इसको ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर फर्ज करो यूज़र ने कहा है यहाँ पे 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 4। अगर यूज़र ने एंटर किया 4 तो f की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि n 4 था। क्या 4 इज ग्रेटर देन 1 है, यस, ठीक है। तो n में एक कम कर दो, n क्या बन जाएगा अब 3। f में क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्टोर हो जाएगा f में, राइट। नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 इज ग्रेटर देन 1 है, यस, ठीक है। n को एक मजीद कम कर दो और उसे बना दो 2। तो f के अंदर पहले क्या स्टोर था 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का रिजल्ट हमारे पास कहाँ स्टोर हो गया, f में, यानी कि 24 f में स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे क्या 2 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1 हाँ है, तो n को बना दिया जाएगा 1। तो जैसे ही n 1 बनेगा तो 24 जो कि f में पहले क्या पड़ा हुआ था 24, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से और f में क्या स्टोर हो जाएगा 24। नेक्स्ट टाइम क्या 1 बड़ा है 1 से, नहीं, ठीक है, वो इक्वल है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगी और हमारा जो वाइल का जो कंस्ट्रक्ट है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब हम जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं, ठीक है। हम एक वेरिएबल, बल्कि आपको एक डिस्प्ले करने का एक नया तरीका भी बता देता हूँ। आप कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह, स्ट्रिंग्स और नंबर्स की कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे लिखें द फैक्टोरियल ऑफ, अब मैं लिखना चाहता हूँ द फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। यूजर ने जो एंटर किया था n, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं n लिखता हूँ। अब n तो एक नंबर है, लेकिन डिस्प्ले, जब मैं x को डिस्प्ले करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, जब मैं x को डिस्प्ले करवाऊंगा तो वो तो स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे n की बजाय यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। num to str ये फंक्शन है जो कि आपके वेरिएबल में पड़ा हुआ जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है, उसके बाद इज क्या आना चाहिए f, ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ n इज f, ठीक है। इसको द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे जो यूजर ने इंटर किया है फर्स्ट के 4, द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज f में क्या स्टोर होगा 24। चले आए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आप इसे डिस्प्ले करा दें ताकि कमांड विंडो में आपको ये नजर भी आ जाए, ठीक। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ, मतलब जो भी आप जिसकी फैक्टोरियल आप फाइंड करना चाहते हैं, मैं 6 कहता हूँ। देखें क्या लिखा हुआ है, द फैक्टोरियल ऑफ n, हाँ यहाँ पे जो है ना n की वैल्यू जो लास्ट टाइम हो गई थी वो मुझसे
चेंज हो गई थी, तो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, तो आप यहाँ पे एक और वेरिएबल लेके इसे स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, ये है जी C, और C को n में मैं C प्लेस कर देता हूँ ताकि वो सेव रहे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं C, क्योंकि n हमारा बाद में चेंज हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C, ठीक है। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, 5 का फैक्टोरियल, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, अब सही लिखा हुआ आ गया, राइट। तो ये था हल्का सा इंट्रो वाइल लूप का। आगे हम जब बड़े प्रोग्राम्स में आएंगे तब हम वाइल लूप को एक्सटेंसिवली भी यूज़ करेंगे। चलिए अब आते हैं हम फॉर लूप पे, ठीक है। फॉर लूप के लिए सिंटेक्स क्या है वो भी देखते हैं, और बाद में कोई प्रोग्राम भी बना के देख लेते हैं। तो फॉर लूप के लिए पहले तो उसका सिंटेक्स मैं बताता हूँ, फॉर लिखते हैं, और उसके बाद आप कितनी दफ़ा वो लूप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं ये चीज़ आप बताते हैं थ्रू कॉलन ऑपरेटर या फिर रेंज ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एक वेरिएबल i जो कि आइट्रेशन वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 to 10, इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपको पता है कि 1:10 का मतलब क्या होता है, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, क्योंकि इसके दरमियान अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट 1 का है, और इसी तरह इसका एक एंड भी होगा, राइट। अच्छा, अब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूं, एक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हर इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू, हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो उस इंडेक्स का स्क्वायर होगी। मिसाल के तौर पर जो एक एरे है उसमें जो पोजीशन नंबर 1 पे वैल्यू पड़ी होगी वो 1 का स्क्वायर होगी, जो पोजीशन नंबर 2 पे वैल्यू पड़ी होगी वो 2 का स्क्वायर होगी, जो पोजीशन नंबर 3 पे वैल्यू पड़ी होगी वो 3 का स्क्वायर होगी, और इसी तरह जो पोजीशन नंबर 10 पे वैल्यू पड़ी होगी वो 10 का स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, मैं एक अपनी तरफ से एक एरे ले रहा हूं, और उस एरे में मैंने i लिखा और यहां पे मैंने i का स्क्वायर लिख लिया। क्या होगा, सबसे पहले i, यहां पे i की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर लिया जाएगा और a1 मतलब a की पहली पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी 2, यहां पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, i की वैल्यू a की सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह ये चलते चलते जब i की लास्ट वैल्यू 10 आएगी तो 10 का स्क्वायर लिया जाएगा और 10th पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाएगा। याद रहे, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह मैटलैब में एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट 1 से होता है, ये 0 से नहीं होता। ये एक्चुअली इंडेक्स को इस तरह लेके चलता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है। जब पहला एलिमेंट कहता है तो उसको A1 कहता है, मतलब अगर फर्स्ट करो उस एरे का नाम A है तो उसको A1 कहेगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये चलाया, अब आपको यहाँ पे A प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखें A प्रिंट हो गया। पोजीशन नंबर 1 का पे 1 पड़ा हुआ है, पोजीशन नंबर 2 पे 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, पोजीशन नंबर 3 पे 3 का स्क्वायर, 4 पे 4 का स्क्वायर, 5 पे 5 का स्क्वायर, 6 पे 6 का स्क्वायर, और इसी तरह 10 पे 10 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने फॉर लूप यूज कर लिया। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से यूज करते हैं, आप है ना दरमियान में गैप भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 1 से लेके 30 तक चलाऊं और यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ। अब क्या होगा चेक करते हैं। ए पे 28 वैल्यूज आई हैं, ये आप देख रहे हैं, ए में 28 वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ठीक है। पहली दफा क्या हुआ होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट चल रहा है, तो 4 किस पोजीशन पे चला गया, A4 पे, A4 पे 4 चला गया। इसी तरह A7 पे 7 चला गया, A10 पे 10 चला गया, ठीक है। तो जो आई था वो आपने उसी पोजीशन पे रख दिया, राइट। और अगर आप मैटलैब में जो पोजीशन उसको असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उस जगह पर मैटलैब डिफॉल्ट जीरोस प्लेस कर देगा। मिसाल के तौर पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये 3 का इंक्रीमेंट दिया था, तो दरमियान में 2 जगह तो खाली थी,
उसको फिल नहीं किया गया तो मैटलैब डिफॉल्ट मेथड से वहां पे जीरोस प्लेस कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अब चलें, अब जरा एक दफा फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम फॉर लूप से ही बना के देखते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं वही n ले रहा हूं और इनपुट करता हूं, इनपुट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, यूजर यहां पे एंटर करेगा। उसके बाद f इक्वल टू 1 और मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं फॉर 1 से लेके n तक, और यहाँ पे ये एंड हो गया 1 से लेके n तक। ये आपको पता है कि 1 से लेके n तक कैसे चलेगा ये, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा होगा, मैं यहाँ पे i लिख लेता हूँ, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो 1 होगा, और इसी तरह अगर यूज़र ने अगर एंटर किया 5 तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। अगर यूज़र ने एंटर किया यहाँ पे 10 तो ये 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट होगा, और हर दफ़ा ये f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i करता जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको। f को 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 से लेके, अगर फर्स्ट किया यूज़र ने एंटर किया यहाँ पे 4, तो 1 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, जब वो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो f में क्या स्टोर हो जाएगा, 1। नेक्स्ट टाइम f में पड़ी हुई पहली वैल्यू 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से। नेक्स्ट टाइम f से के अंदर वैल्यू पड़ी हुई जो थी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, और नेक्स्ट टाइम f में जो वैल्यू पड़ी हुई थी पहले से वो मल्टीप्लाई होगी 4 से। उससे अगली दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके 4 तक ही थी, ठीक है। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से मतलब वो x भी बना सकता हूँ जिस तरह मैंने बनाया था पहले, द वैल्यू या द फैक्टोरियल ऑफ ये num2 str, यहाँ पे मैं कॉमा लगा लेता हूँ, num2 str में n is, फिर num2 str और f लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। चेक करते हैं, एंटर द वैल्यू, नीचे आ गया जी एंटर द वैल्यू। एंटर करते हैं जी इसको 8। देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 8। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ये मैंने n की बजाय यहाँ पे, क्योंकि फैक्टोरियल किस में स्टोर हो रहा है, f में। द फैक्टोरियल ऑफ के बाद एक स्पेस दे देता हूँ ताकि वहाँ पे स्पेस नजर आए। यहाँ पे करते हैं जी 10। द फैक्टोरियल ऑफ 10 इज 362880, राइट। अब नेक्स्ट हम ज़रा थोड़ा सा जो है ना दूसरी तरफ जाते हैं। हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, लेकिन अ मिक्सचर ऑफ फॉर लूप्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। एक प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड फॉर लूप्स भी लगे हुए हैं और उसमें इफ एल्स की कंडीशंस भी हैं, तो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अब जाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ये कहा जाता है कि एक मैट्रिक्स लो और उस मैट्रिक्स 3x3 का एक मैट्रिक्स लो, और उस मैट्रिक्स में जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है उसकी जगह 0 प्लेस कर दो, और जहाँ पे 0 पड़ा हुआ है उसकी जगह 1 डाल दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप तो चले आप पहले तो है ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको पता है किस तरह बनाया जाता है 3x3 का मैट्रिक्स। ये आई, मैंने एक फंक्शन आपको बताया था आई, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बना देगा, ठीक है। मैं इसका साइज भी नोट कर लेता हूँ आई का। इस साइज, क्योंकि अब ये 3x3 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है तो इसकी रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगी, तो इसकी 2 आउटपुट्स आती हैं। आप इसकी हेल्प में देख लीजिएगा, आर और सी। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है तो इसकी रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो इसमें हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। i इक्वल टू 1 से लेके रोज तक ये रो का फॉर लूप है, और इसी तरह फॉर j इक्वल टू 1 से लेके
सी कॉलम्स वाला फॉर लूप। ठीक है, अब यहां पर आप एंड यूज करेंगे, ये इस फॉर का होगा, और अगर एक और एंड आप यूज करेंगे तो वो इस फॉर लूप का होगा। ठीक है, क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर लूप है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और उसको मतलब खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं कि अगर कहीं पे आई इफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 0। आपको बताया था कि जहां पे असाइनमेंट करनी हो वहां पे आप सिंगल इक्वल यूज करते हैं, और जहां पे आपने इक्वल करना हो तो वहां पे आप डबल इक्वल यूज करते हैं। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही है। इफ आई जे इक्वल टू 0, तो क्या किया जाए, तो मैं एक नया मैट्रिक्स बना लेता हूं और उसी पोजीशन पर, जिस जगह पे वो 0 नजर आया है उस पोजीशन पे मैं 1 प्लेस कर देता हूं। एल्स एक नया मैट्रिक्स उसी पोजीशन पे 0 प्लेस कर देता हूं। राइट, अब इस इफ का एंड ये आ गया, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये बता देगा कि ये इस इफ का एंड है। तो 3 एंड्स के साथ ये प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक्सपैंड और इसको कंप्रेस आप कर सकते हैं। अब n एक ऐसा मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स आपने ये बनाया और उसको अपडेट कर रहे हैं। जहां पे आई जे 0 को इक्वल होगा उस जगह पर n आई जे में 1 प्लेस कर दिया जाएगा। जहां पे आई जे 0 नहीं होगा उसकी जगह पर 0 प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम था। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि आई क्या था, फिर उसके बाद n क्या था। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था और n हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बस के उल्टा है उसके डायगोनल में 1 पड़े होते हैं, यहां पे 0 पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ही अपोजिट इसको बनाया है। 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 हमने प्लेस किया। तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम जिसमें हम इफ एल्स और फॉर लूप्स को मिक्स करके, नेस्टेड फॉर लूप्स वगैरह मिक्स करके हम इस तरह प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। राइट, आई की वैल्यू 1 से लेके r तक, j की वैल्यू 1 से लेके c तक। सबसे पहले चेक किया जाएगा i की वैल्यू भी 1 होगी और j की वैल्यू 1 होगी। क्या i 1 इक्वल टू 0 है? अगर है तो n 1 पे 1 प्लेस कर दो, एल्स n 1 पे 0 प्लेस कर दो। इस तरह इसको पढ़ने का तरीका है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लूप्स, उसका सिंटैक्स आज हमने देखा है। तो नेक्स्ट अब हम जो हमारे एरेज हैं, वेक्टर्स हैं, इनको प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।